हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की एक सर्टिफाइड कॉपी। मई 19 की ये सर्टिफाइड कॉपी है। तो आप भी अपने पास एक मई 19 की जो सजेस्टेड आंसर्स हैं आईसीआई के, वो एक बार ओपन कर लीजिएगा। वो मतलब एक बार या तो आप पूरा का पूरा पेपर खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस सर्टिफाइड कॉपी को देखिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सर्टिफाइड कॉपी है मई 19 की। इसमें है स्टूडेंट को 41.5 मीन्स की 42 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। मतलब पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, या फिर आप थ्योरी क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे। अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं, अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप किसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दोगे छोटी सी, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मतलब आपके जाएंगे, कितने मार्क्स कटेंगे आपके। तो ये चीज़ें आप हम इस शीट को मतलब डिस्कस करते करते आपको ये बताएंगे कि मतलब छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपके कितने मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट करवा सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 5B, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम पहले सजेस्टेड आंसर से रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। आरके लिमिटेड विच इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड अ बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज। फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी 12,60,000, वेरिएबल कॉस्ट 25, प्रोडक्शन 1,80,000, यूनिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 25% markup on total budgeted cost. When these budgeted figures and pricing approach were informed to the marketing manager, he came out with the remark that demand for the product is more price sensitive and he expected the demand under various prices as given below. वो बोल रहा है कि इतने इतने प्राइस पे इतनी इतनी इसकी डिमांड होगी हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है। द मार्केटिंग मैनेजर फर्दर इन्फॉर्म दैट अ होलसेल डीलर इज रेडी टू बाय द इंटायर प्रोडक्शन of the company at a price of 32 per unit. In that situation, he expected a savings of rupee 2 per unit in the selling expenses, which are a part in above stated variable cost. Evaluate the situation and advise the most profitable course of the action. तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं इसने कैसे करा। सबसे पहले इन्होंने जो बजटेड फिगर्स दी थी उनके अकॉर्डिंग पहले लिखा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 25, बजटेड के अकॉर्डिंग ये रही 25 इंटू 1,80,000 यूनिट्स करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख दी, फिक्स्ड कॉस्ट लिख दी। टोटल कॉस्ट लिख के इन्होंने मार्कअप ऐड कर दिया जो प्रॉफिट हमें बोला था। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल दिया। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, ठीक है। तो जैसे हम इनके आंसर में भी देखें तो इन्होंने भी ये चीज़ ऐसी ही करी है, तो इसके इनको 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है जी। उसके बाद है इन्होंने करा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन मार्केटिंग मैनेजर्स एनालिसिस, ठीक है। जो हमारी ये स्टेटमेंट है आंसर में इन्होंने ये बनाई है, ठीक है। इसमें इनका ठीक है, इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे पहले, उसके बाद इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट लिखी, फिर कंट्रीब्यूशन लिखा मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। यहाँ तक इनका बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे इन्होंने कैसे करा। टोटल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इनका, वैसे ही होगा मे बी। हाँ, टोटल कंट्रीब्यूशन 19,14,000, ये सारा इनका इंस्टीट्यूट के मटेरियल जो सजेस्टेड आंसर है उससे मैच कर रहा है ये पूरे का पूरा। बस इन्होंने एक ऑप्शन नहीं लिया यहाँ पे, ये जो डीलर वाला ऑप्शन है इन्होंने यहाँ पे नहीं लिया, ये मे बी इन्होंने आगे लिया होगा। हाँ, ये डीलर वाला ऑप्शन इन्होंने अलग से करके दिखाया, कोई बात नहीं। तो चलो इन्होंने जब ये सॉल्व करा तो इसमें यहाँ तक तो इनका ठीक था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट को 16 लाख ले लिया। ये इन्होंने बाय मिस्टेक 12,60,000 की बजाय 16 लाख ले लिया सभी केसेस में। तो वहीं पे एग्जामिनर ने इनका मार्क्स डिडक्ट कर लिया और यहाँ पे सर्कल कर दिया कि ये आपका गलत है। उससे इनकी टोटल जो सेल्स मतलब सेल्स वैल्यू थी वो तो सही आनी थी, उसके बाद जो प्रॉफिट था प्रॉफिट इनका गलत आ गया उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कितने मार्क्स मिले, यहाँ पे 1 मार्क इनको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का मिला, 1 मार्क इनको सेल्स वैल्यू निकालने का मिला, ठीक है। बाकी मार्क्स इनके डिडक्ट हो गए।
उसके बाद इन्होंने जो डीलर वाला ऑप्शन करा उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन 16,20,000, ये 16,20,000 इंस्टीट्यूट से मैच कर रहा है। उसके बाद इन्होंने सेम ये मिस्टेक करी, फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने 16 लाख की ली यहाँ पे भी, तो प्रॉफिट इनका गलत है, तो यहाँ पे मार्क्स इनके डिडक्ट हो गई। अभी एनालिसिस में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिचुएशन इज द सेल ऑफ 1,25,000 यूनिट्स एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 44। तो इंस्टीट्यूट का भी जो सोल्यूशन है उसमें कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ फिक्स कॉस्ट को गलती से 12,60,000 की बजाय 16 लाख ले लिया, बट अल्टीमेटली तो उनका जो भी कंक्लूजन है वो इंस्टीट्यूट के कंक्लूजन से मैच कर गया, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने करेक्ट कर दिया था। आप देखिए, एक सेकेंड, आप देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने करेक्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने ये फिगर लिखी 7,75,000 की प्रॉफिट आ रहा है हमें, 7,75,000, यहाँ पे एग्जामिनर ने सर्कल करा और यहाँ पे इनको कोई मार्क्स नहीं मिला। तो यहाँ से हम एक चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि जब भी आप SCMP का एग्ज़ाम सोल्व करो तो जो भी आप कंक्लूजन या जो भी आप एनालिसिस लिखोगे, आप उस एनालिसिस को लिखते टाइम जो फिगर्स यूज़ कर रहे हो वो फिगर्स आप ऐसे कभी मत लिखिए कि मतलब उस कंक्लूजन में आप वो फिगर्स मत लिखिए, उस कंक्लूजन में आप लिखिए सिंपल अपना कंक्लूजन और साथ में लिख दीजिए कि एज पर द डाटा प्रोवाइडेड इन द टेबल 3 और इन द टेबल 2, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे तो अगर आपका कंक्लूजन सही हो गया, अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई माइनर सी मिस्टेक हो भी गई तो जो आपका कंक्लूजन सही हुआ है उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब आप एनालिसिस या फिर आप कंक्लूजन लिखोगे तो उसमें जो आपका डाटा है वो आप यूज़ मत करिए, वहाँ पे सिंपल लिखिए कि डाटा एज पर द टेबल 2 और टेबल 1 जो भी आपके टेबल में वो डाटा है, ठीक है, ये चीज़। और सेकंड, ये आप देखिए इनको टोटल मार्क्स कितने मिले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था, इनको 4 मार्क्स मिले यहाँ पे, जबकि ये क्वेश्चन था 10 मार्क का, 10 मार्क का क्वेश्चन था और इनको यहाँ पे मिले 4 मार्क्स। सिर्फ इनकी क्या मिस्टेक थी, यहाँ पे इन्होंने 16 लाख ले लिया, 12,60,000 की बजाय इन्होंने यहाँ पे 16 लाख ले लिया। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर से डाटा कॉपी कर रहे हैं तो वो आप पूरे ध्यान से करिए। 6 मार्क इनके सिर्फ इस वजह से कट गए कि इन्होंने यहाँ पे 12,60,000 की बजाय 16 लाख गलती से लिख दिया। हालांकि इन्होंने पॉइंट 1 में 12,60,000 ही लिखा था। तो क्या होता है कि यहाँ पे मतलब इन्होंने जब करना स्टार्ट किया होगा, मे बी जल्दी में कर दिया होगा, तो इतनी सी बात का इनको 6 मार्क का लॉस झेलना पड़ा, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का A का 1, ठीक है, रोमन 1। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या है, नेम एनी 2 कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स, ठीक है। तो इनमें इन्होंने ये मेथड्स के नाम लिख दिए और इनको 2 मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स का था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इनमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी बतानी है, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी 5 का A का पार्ट 2। ये इनकी ये इनमें 8 बतानी थी, इनकी 5 सही है और 3 गलत है, तो इसके लिए इनको 5 मार्क्स मिल गई। तो इसमें कोई डिस्कशन वाली इतनी बात नहीं है, ठीक है। अभी इन्होंने किया क्वेश्चन नंबर 1, मेनली बस उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में यही था कि जो क्वेश्चन 5 का पार्ट B था उसमें उन्होंने डाटा गलत कॉपी करा, डाटा गलत कॉपी करने की वजह से उनके मार्क्स कटे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार देखते हैं हम इसमें सुजेस्टेड में सीधा ये केस स्टडी है, केस स्टडी में भी ये 20 मार्क की, हाँ 20 मार्क की केस स्टडी है। केस स्टडी का जो रोमन 1 है उसमें उन्होंने बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑडियो टेक इन इट्स वैल्यू चेन, ऑल्सो सुजेस्ट इफ एनी स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो इन्होंने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पूछा 10 मार्क के लिए, ठीक है। पोर्टर का जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसमें प्राइमरी, तो इन्होंने लिखा पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें इन्होंने सारी की सारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो लिख दी, ठीक है। इसके इनको ठीक है, ये आप एक चीज़ और नोट करिए, इसमें जो इन्होंने केस स्टडी लिखी है इसमें इन्होंने प्योरली अपनी लैंग्वेज यूज़ करी है। इंस्टीट्यूट के जो सुजेस्टेड हैं वहाँ की लैंग्वेज इन्होंने नहीं यूज़ करी। एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक,
It means the activity of bringing the raw material product to our place. Audiotech purchases material from a number of different suppliers and store it in company's godown. There is a scope of cost reduction. If Audiotech apply just in time, it can reduce its material handling cost. In JIT, it has to select one or few suppliers from them. It make purchases and purchases when रिक्वायर्ड। तो इन्होंने पूरी की पूरी अपनी लैंग्वेज लिखी इनबाउंड लॉजिस्टिक में। अभी इसी का इंस्टीट्यूट की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये देखिए लाइन इंस्टीट्यूट ने कुछ और लिखी है, इन्होंने कुछ और, बट मीनिंग सेम है। इट मीन्स एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल प्रोडक्ट टू अवर प्लेस। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बोली थी जब मैंने स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी थी SCMP को पढ़ने के लिए, कि आप इंस्टीट्यूट के जो लैंग्वेज है उसको क्रैम मत करिए, बट जो इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन कर रहा है उस मीनिंग को आप याद करिए और उसी मीनिंग को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में इन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज़ करी और कहीं कहीं कुछ कमियां भी थी जहाँ पे इनके मार्क्स थोड़े बहुत डिडक्ट हुए। तो इनको क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में कितने मार्क्स मिले? क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में इनको 7 मार्क्स मिले। ठीक है, क्वेश्चन 1 के मतलब 10 में से इनको 7 मार्क्स मिले। पॉइंट इन्होंने सारे लिखे थे, कहीं कहीं कुछ लिखने में थोड़ा था, बट इनको 7 मार्क्स मिले। उसके बाद इनका क्वेश्चन 1 का रोमन 2। ठीक है, क्वेश्चन 1 का रोमन 2 क्या था हमारा? रिकमेंड एन अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म विच कंसीडर्स ऑल स्टेक होल्डर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स। ये मैकेनिज्म बताओ जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स कंसीडर करें। ठीक है, ये हमारा है परफॉर्मेंस प्रिज्म है मे बी ये। तो इसमें देखते हैं इन्होंने क्या लिखा इंस्टीट्यूट ने। अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म कंसीडरिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। ये देखिए परफॉर्मेंस प्रिज्म के बारे में लिखना था और परफॉर्मेंस प्रिज्म के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने थे। इन्वेस्टर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, सारे पॉइंट्स डिस्कस करने थे अलग अलग करके। इसके पूरे 10 मार्क्स थे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के। और ये देखिए लास्ट में इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है कंसेप्चुअली करेक्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट फॉर ईच स्टेप। तो इससे भी आप मतलब इस चीज़ के लिए आप पूरा विश्वास कर सकते हैं इस चीज़ पे कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज खुद की भी यूज़ करी, बट इंस्टीट्यूट ने जो कुछ लिखा है वैसा ही सब कुछ लिखा, मतलब लैंग्वेज आपकी खुद की, मीनिंग इंस्टीट्यूट्स के, जो एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट्स दे रहा है वो वाली इंस्टीट्यूट्स की हमने सिर्फ मीनिंग लर्न करे और अपनी लैंग्वेज में लिखे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड को ही मैंने उनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करा है, आप खुद भी कर सकते हैं। और ये चीज़ देखिए आप, उन्होंने लिखा है कि कंसेप्चुअल करेक्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट फॉर ईच स्टेप। आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फुल तो वैसे थ्योरी क्वेश्चंस में नहीं हो सकता कि अगर 10 मार्क का है आपको 7-8 मार्क्स मिल रहे हैं तो सही है, मतलब मिल जाएंगे आपको 7-8 अगर आप अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2। इसमें इन्होंने पहले बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया ठीक है परफॉर्मेंस प्रिज्म का भी इन्होंने बोला, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया। ये सारी इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही करी है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, किसी वजह से मैं आपको ये मतलब नहीं प्रोवाइड कर सकता पूरी की पूरी शीट, तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिकली मतलब क्वेश्चन खुद से रीड करना हो। अगर मैं खुद पूरे क्वेश्चन रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए आप अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली रीड करना चाहते हैं इस मतलब शीट में से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये भी मैंने देख लिया था इनका, मतलब ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है सारा, परफॉर्मेंस प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। उसके बाद इन्होंने जो लिखा मतलब वो पॉइंट्स जो थे परफॉर्मेंस प्रिज्म के सारे इन्वेस्टर्स कस्टमर्स वाले, इन्होंने वो पॉइंट्स डिस्कस ही नहीं करे। ठीक है, वो पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए थे तो वो तो आपको लर्न करने ही है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको जो भी टॉपिक्स हैं उनके जो भी सब पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लर्न होने चाहिए अच्छे से, फिर ही आपके मार्क्स एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ठीक है, इन्होंने एक भी पॉइंट नहीं लिखा, तो सिर्फ इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिख दी परफॉर्मेंस प्रिज्म की, तो इनको 3 मार्क्स मिल गए। अगर ये पूरे के पूरे पॉइंट्स लिख देते तो मे बी इनको 8-9 मार्क्स मिल जाते यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें क्या मेनली सीखने को पता चला कि आप मेनली जो भी टॉपिक्स हैं आप उनके सारे सब पॉइंट्स याद करिए, कैसे भी लर्न करिए। एक चार्ट बना लीजिए जिसको आप अपने
जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ते हैं या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट लगा के सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। एक सिंपल चार्ट में आ जाएंगे आपके वो सारे पॉइंट, और वो रोज की रोज आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए ताकि वो आपको लर्न हो जाए। बिकॉज पॉइंट लर्न करके आप 10 में से 8 मार्क मतलब ले सकते हो एक केस स्टडी में। बिकॉज लैंग्वेज तो आप अपनी लिखनी है, ठीक है, और मीनिंग तो आप समझ ही लोगे। अभी फाइनल कर रहे हैं हम, तो मीनिंग तो हमें पता ही होते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट खुद लिख रहा है कि अगर आप कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग हो, मतलब अपनी लैंग्वेज में भी लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी इनका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम ना पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करेंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक बार आप क्या करिए, पूरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर खुद पढ़ लीजिए इसमें सजेस्टेड आंसर में, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो इससे हमारी वीडियो थोड़ी कम लेंथ की बनेगी, ठीक है। वैसे भी आपको ये प्रिपेयर तो करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए, पुराने सारे MTP RTP और जो भी सजेस्टेड आंसर हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स वो तो करनी है, तो आप पहले ये कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। सीधा मैं रिक्वायर्ड में देखूंगा कि क्या पूछा। कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, ये इसका आंसर है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने ये निकाला, इनकी आई सेल प्राइस प्रॉफिट आया इनका 33 और 17, इनका भी 33 और 17 आया, इंस्टीट्यूट का भी 33 और 17। इन्होंने 1 मार्क इसका दे दिया, 1 मार्क इन्होंने डिडक्ट करा। हाँ, मे बी ये वर्किंग नोट, ये जो इन्होंने वर्किंग नोट बनाया है, इन्होंने इंस्टीट्यूट ने जो वर्किंग नोट बनाया है, इन्होंने ये वर्किंग नोट नहीं बनाया कहीं भी, तो इसका इनका 1 मार्क डिडक्ट हो गया। तो इसी से देखो कैलकुलेशन तो इन्होंने भी करी होगी ना, फिर ही इनका ये आंसर आया। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आप मतलब कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका वर्किंग नोट जरूर बना के आओ, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपने उसको कैसे कैलकुलेट करा। एग्जामिनर खुद थोड़ा ना देखने बैठेगा कि हाँ भी सही है या नहीं, वो देखेगा वर्किंग नोट में हाँ भी सही कैलकुलेशन कर रखी है, मतलब इनको पता है सारा, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। इसमें है हमारे रिकैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी ABC कॉस्टिंग लगा के हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, ये 5 मार्क का हमारा पार्ट है। तो इसमें इन्होंने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाली है 11 और 39, 11 और 39, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है, 11 और 39। तो सेकंड पार्ट में इंस्टीट्यूट के आंसर में भी इन्होंने जो आंसर निकाला, हाँ 11 और 39, इनका भी मतलब आंसर सेम है, तो इनको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। इन्होंने 3 मार्क्स दिए, 5 में से सिर्फ 3 मार्क्स दिए, मतलब 2 मार्क्स इनके डिडक्ट कर लिए। 2 मार्क्स किस चीज़ के डिडक्ट करे, वर्किंग नोट तो इन्होंने बनाया है यहाँ पे, देखते हैं एक सेकंड। हाँ, इनके वर्किंग नोट थोड़े इंस्टीट्यूट से डिफर करते हैं, ये देखिए। वैसे तो इनको फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट ये जो टॉपिक है ना, ये वाला इन्वायरमेंटल कॉस्ट का, तो इस टॉपिक में क्या है कि ये जो वर्किंग नोट है ना, इंस्टीट्यूट यही वाले इंस्टीट्यूट को वर्किंग नोट्स चाहिए। बिकॉज इसमें देखिए आप कि पूरा का पूरा मतलब एक्सप्लेन कर रखा है कि उनको पता चल रहा है कि हाँ भी कैसे कैसे डिवाइड कर रहा है। ये सिंपल वर्किंग नोट्स है, वैसे ऐसे काटने नहीं चाहिए थे मार्क्स इनको, पर ये चीज़ है, देखिए ये भी आप नोट करिए कि वर्किंग नोट भी अगर हो सके तो आप थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट ही देखिए, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो, नहीं तो ऐसे मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, ये क्वेश्चन था हमारा, एनालाइज द डिफरेंस इन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एज पर बोथ द मेथड्स, ठीक है। अभी डिस्कस करना है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इन्होंने बिल्कुल मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी, ये सारा जो इन्होंने एक्सप्लेन करा है ना, मतलब पूरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, इसलिए इनको सिर्फ हाफ मार्क मिला है 2 में से, ठीक है। इसके लिए एक बार आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, रिकमेंड एंड एक्सप्लेन 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स बतानी है इन्वायरमेंटल कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, 8 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इन्होंने इंस्टीट्यूट ने क्या क्या आंसर दिए हैं, ये डी पार्ट है। इसमें एक तो इन्होंने फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक पॉइंट रह गया इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो इन्होंने यहाँ पे
एक्सप्लेन करें 2 पॉइंट, एक तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करा है और एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करा है, ठीक है। तो इन्होंने 8 मार्क के क्वेश्चन में से 4 मार्क का करा है और इनको पूरे के पूरे 4 मार्क मिले भी हैं, इनको पूरे के पूरे 4 मार्क मिले भी हैं। और आप ये चीज़ नोट करिए कि इनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफर है यहाँ से। यही चीज़ मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके मन से ये डर निकल जाए कि जो लैंग्वेज है हमें इंस्टीट्यूट की क्रैम करनी पड़ेगी, बिकॉज आप नहीं कर सकते, इतनी लैंग्वेज आप कैसे क्रैम करोगे। तो आप सिर्फ उनके मीनिंग समझ लीजिए और वैसे ही आप लिख के आइए, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेनिंग दिस टेक्निक थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इन दिस क्वेश्चन। ऊपर जो हमने पार्ट ए और पार्ट बी सोल्व करे थे उसी को एज अ एग्जाम्पल मान के इन्होंने सोल्व कर दिया। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इससे काफ़ी टाइम सेव होता है एग्जाम में, ठीक है। एज वी सी देयर इज इन्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट फॉर द वेस्ट वाटर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो भी इन्होंने लिखा मतलब सारा ऊपर से पार्ट से लिखा जो ए और बी है। और इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, ये देखिए, एबीसी एलोकेट्स इंटरनल कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज दैट गिव राइज टू कॉस्ट। मतलब ये सारा इनका डिफर करता था बट पूरे के पूरे 2 मार्क, जैसे 1 पॉइंट जो 1 पॉइंट था 2 मार्क का था तो पूरे के पूरे 2 मार्क मिले, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने एक्सप्लेन करा तो पूरे मार्क मिले। मतलब अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, इंस्टीट्यूट में ऐसा है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, इन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग whole cost of a product is allocated to the whole life of the product among its different phases as introduction phase, growth phase, maturity phase and decline phase। हम देखते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इन्होंने क्या लिखा, दिस टेक्निक कंसीडर्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ओवर इट्स होल लाइफ रेदर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये देखिए, ये लाइन इंस्टीट्यूट की है, दिस टेक्निक कंसीडर्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इट्स होल लाइफ रेदर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और ये इनकी है, इन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एलोकेटेड टू द होल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट अमंग इट्स डिफरेंट फेसेस। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज देखिए और इनकी लैंग्वेज देखिए, पर फिर भी इनको फुल मार्क्स। बट क्यों मिले फुल मार्क्स, बिकॉज कंसेप्ट इनका सही है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है कि पूरी होल लाइफ में प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दी जो इनको फुल मार्क्स मिली। तो ये चीज़ आप भी अपने एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट ई, मतलब पार्ट ई, थर्ड क्वेश्चन का। इसमें था रीजंस वाई इन्वायरमेंट कॉस्ट इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इन्होंने लिखा, इन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे थे तो इनको 2 नंबर इस चीज़ के मिल गए, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने काट रखा है, हाँ ये इन्होंने खुद काट के दोबारा करा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। इसमें है हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट बी, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ द 8th बैच। 8th बैच की हमें लेबर कॉस्ट पता करनी थी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी कॉस्ट आई यहाँ पे 320760 8th बैच की, इनकी भाई 34320, ये इन्होंने करेक्ट कर दिया इनका 34320 कॉस्ट ऑफ 8th बैच। हाँ ठीक है, ये रहा इनका, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ द 8th बैच 34320, ये सारी इन्होंने ऊपर कैलकुलेशन कर रखी है। आप ये चीज़ देखिए, इनकी जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी अपने मतलब तरीके से करी है इन्होंने कोई ये टेबल बना के करा, ये सारा अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाया, ठीक है। इस टेबल में इन्होंने ये करा, ये भी है एक मतलब लर्निंग कर्व का मतलब वो करने का, कैलकुलेशन करने का ये भी एक मेथड है। मतलब यहाँ इसमें क्या होता है कि हम फॉर्मूला तो लगाते हैं बट फॉर्मूला ऐसे टेबल बना के जब हम लगाते हैं तो फॉर्मूला याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब ये संजय अग्रवाल सर का है मेथड में भी, मुझे पूरा ध्यान में नहीं है, संजय अग्रवाल शायद ऐसे ही करवाते हैं सर। तो वैसे इस स्टूडेंट ने करा तो इसको 3 मार्क मिले। ये क्वेश्चन था हमारा, मे बी ये 3 मार्क का ही क्वेश्चन था, हाँ ये पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन था और इनको इसमें पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिले। इन्होंने इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भी कुछ फॉलो नहीं करा, इन्होंने अपनी ही कैलकुलेशन करी बट इनका आंसर सही आया तो इनको पूरे के पूरे मार्क्स इनमें मिल गए, ठीक है। उसके बाद था लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन 236680, तो इसमें भी इन्होंने
236680 निकाला तो इनको पूरे के पूरे 3 मार्क मिल गए। ठीक है, तो ये भी इनका सही था। और ये जो पार्ट है इनका, ये बिल्कुल गलत था इनका पार्ट। ये मैंने पहले देखा था कि ये इन्होंने बिल्कुल कैलकुलेशन गलत करी है, तो इनके यहाँ पे मार्क्स कट हो गए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। तो ये भी हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। इसमें हमें डाटा दे रखा है, उसके बाद बोला है यूजिंग द अबव डाटा कैरी आउट अ पेरिटो एनालिसिस ऑफ टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स का हमें पेरिटो एनालिसिस करना है। तो इन्होंने पूरा का पूरा टेबल बनाया, ये परसेंटेज निकाली और नीचे लिख दिया 80% वाला, जो पेरिटो एनालिसिस में हम लिखते हैं कि 80% की जो चीज़ें हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इनको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल गए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही था। ठीक है, इंस्टीट्यूट से इनका आंसर मैच कर रहा है ये वाला। यूजिंग द सेम डाटा कैरी आउट द सेकंड लेवल पेरिटो एनालिसिस ऑन अ टाइप ऑफ सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू मोटर्स ओनली। मोटर्स के रिगार्डिंग में ही हमें इसका पेरिटो एनालिसिस करना है, ये सारी लाइन का। ठीक है, तो ये इन्होंने करा। पहले इन्होंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने पहले 16 लिखा, 16 के सामने एडजस्ट। ये देखिए इन्होंने गलती क्या करी यहाँ पे, 16 के सामने इन्होंने इंस्टॉल लिख दिया। 16 के सामने एडजस्ट आना चाहिए था, 16 के सामने एडजस्ट आना चाहिए था, इन्होंने इंस्टॉल लिख दिया। तो जो एग्जामिनर है उसने यहाँ पे सर्कल लगा दिए, ये आपने गलत कॉपी करे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पे 0 मार्क मिले। तो ये स्टूडेंट की क्या मेन दिक्कत हो रही है कि ये मतलब वहाँ से पेपर से जो हम डाटा कॉपी करे हैं उसमें काफ़ी मिस्टेक्स करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने 6 मार्क अपने ऐसे वो करे थे और यहाँ पे भी इनके 3 मार्क्स इस वजह से चले गए, बाकी इनका सारा जैसे सही था। ठीक है, तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि आप ये मिस्टेक्स मत करिए। तो ये जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी यहाँ पे वही चीज़ इनकी गलत हो गई, ये जो थी। ठीक है, तो इसलिए इनको 0 मार्क मिले यहाँ पे। उसके बाद है हमारा ये थर्ड पार्ट पे चले, यहाँ पे इनको 1 मार्क मिल गया। पेरिटो एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न इन अ वे दैट ओनली 20% ऑफ द पार्ट्स आर covering 80% revenue. It is based on the analysis of Mr. Pareto that in a area only 20% people of the area hold 80% of the wealth. This concept is applied in the business. This is not rigid. मतलब ये सारा इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा, पी का थर्ड, आप इसको पढ़ोगे ना तो काफ़ी मतलब आपको पता चलेगी ये चीज़ कि इनका काफ़ी डिफरेंस है। तो ये चीज़ आप मेनली मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो ये एंड हो गया इसका, बस ठीक है। ये हमने सारा एक बार सर्टिफाइड कॉपी देख ली। तो इसमें जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आप अपनी ही लैंग्वेज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इंस्टीट्यूट के मीनिंग्स को फॉलो करिए। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो फॉलो करिए। तो ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करा कि जहाँ पे आप देखोगे कि वो जो हमने दो इन्होंने पॉइंट एक्सप्लेन करे थे, वो पॉइंट्स जो मतलब इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज बिल्कुल भी इनकी नहीं थी, वो मतलब सारे के सारे लाइफ साइकिल कोस्टिंग और एबीसी एनालिसिस वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था, तो सारी की सारी इनकी खुद की लैंग्वेज थी। तो इंस्टीट्यूट ने इनको पूरे के पूरे वहाँ पे 4 मार्क्स दिए थे। तो मेनली मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो है अगर अपनी लैंग्वेज भी लिख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो हमने पॉइंट देखे थे, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट डी, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग वाला और लाइफ साइकिल कोस्टिंग वाला, सारी अपनी लैंग्वेज थी इनकी, बट इनको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिले हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप इतनी लैंग्वेज नहीं क्रैम कर सकते और आपको ज़रूरत भी नहीं है लैंग्वेज क्रैम करने की। आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करिए कि हर पॉइंट के आपको सब पॉइंट्स याद हों और साथ में आपको कंसेप्ट हर पॉइंट का पता हो कि इसमें इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है। वो चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड पॉइंट हमने इस पेपर में क्या देखा था, इस शीट में, कि जो वर्किंग नोट्स हैं वो थोड़े से आप देखिए कि इंस्टीट्यूट की तरह बनाने के, या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करें आप वर्किंग नोट्स को, ताकि एग्जामिनर को प्रॉपर्ली समझ आए, ताकि वो आपको मार्क्स अच्छे से प्रोवाइड करे। ठीक है, मेनली हमने ये 2-3 चीज़ें देखी इस शीट में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वैसे तो, बट ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वीडियो, बिकॉज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ना आप देखोगे अगर यूट्यूब पे कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये मतलब आपको काफ़ी बेनिफिट देगी ये चीज़। आपका ये आधा घंटा जो इन्वेस्ट करोगे वो आपको काफ़ी पेपर लिखने का तरीका बताएगी। ठीक है, एक बार मैं एक शीट आपको सारी शो कर देता हूँ, आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो आप ले सकते हो। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी शीट शो कर देता हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करते जाइए और इसके स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, पूरी की पूरी शीट नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता, बट जिनकी ये शीट है उन्होंने मुझे मना करा है कि आप शीट मत प्रोवाइड करिएगा, तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये उनसे मतलब कंफर्म कर लिया था, बोल रहे थे कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो। तो आप मेनली इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक चार्ट जरूर प्रिपेयर करिए जिसमें आप सारी अपने जो भी सब पॉइंट्स हैं उनको नोट करके चार्ट को अपने रूम में लगा लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और एक बात, जो भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ के नहीं जाना, वो सारे के सारे करने हैं। चाहे कोई आपको नहीं भी समझ आ रहा, आप मेरे इस मतलब वीडियो पे आइए, कमेंट में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ आ रहा, उस क्वेश्चन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिकली कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जब मेरे पास जैसे एक कॉमन क्वेश्चन के 2 3 4 5 भी डाउट आ गए ना कॉमन क्वेश्चन के, तो मैं एक क्वेश्चन पे ही पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बट आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मतलब अपने आप को रिस्क में डालेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके जाइए और अच्छे से करके जाइए, ताकि आप वहाँ पे मतलब क्या होता है ना कि पेपर में हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर भी होता है। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बार कर लिए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस तो आपके वहाँ पे हो जाएंगे, नहीं, वहाँ पे आपके पास आपके ऊपर पूरा प्रेशर होगा। तो आप 3 3 4 4 बार करके जाओगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप पेपर में वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। और इंस्टीट्यूट अपने ही क्वेश्चंस को डालता है पेपर में, बस थोड़े बहुत मोल्ड करके डाल देता है। और अगर इंस्टीट्यूट के मटीरियल के क्वेश्चन आप 2 3 बार कर लोगे तो आप मोल्ड किए हुए क्वेश्चन को भी कर पाओगे। तो यही था स्टूडेंट्स, मैं मेनली आपको यही बताना चाहता था कि जो सर्टिफाइड मतलब कॉपी का एक रिव्यू सा मैं आपको मतलब देना चाहता था कि मेनली आपको ये चीज़ पता चले कि आप अपनी लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी CA फाइनल ग्रुप 2 दे रहे हैं। तो थैंक यू गाइस।